Hello friends, now we are going to take case scenarios. इन्वेस्टमेंट डिसीजन टॉपिक का हम 3 इम्पॉर्टेंट केस सिनारियो लेने वाले हैं। ये केस सिनारियो जो आप अभी देख रहे हैं ये आपके MTP अगस्त 24 में आया था। MTP जो आता है ना एग्ज़ाम के पहले, तो अगस्त 24 में ये केस सिनारियो 1 आया था। तो पहले हम केस सिनारियो पढ़ते हैं और इसको कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। केस सिनारियो में आपको जनरली क्वेश्चंस थोड़े लेंदी रहेंगे और उसको पहले ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चंस आए उसके हिसाब से हम अपने आंसर को डेवलप करेंगे। रेडी रेडी गो। माथांगी लिमिटेड इज अ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल हैविंग इट्स ब्रॉडकास्टिंग सेंटर इन चेन्नई। चेन्नई। देयर आर 200 एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन including top management. As a part of employee benefit expense, the company serves, तो यहाँ पे 200 एम्प्लॉय ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं ये नंबर काम आ सकता है। कंपनी सर्व्स टी टू इट्स एम्प्लॉय विच इज आउटसोर्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। द कंपनी ऑफर्स टी 3 times a day। वाह, 3 बार टू इट्स एम्प्लॉय, ईच एम्प्लॉय, सबको 3 बार चाय मिलती है और 200 एम्प्लॉई है। द थर्ड पार्टी चार्जेस ₹10 फॉर ईच कप ऑफ टी। इससे आपको टी का टोटल कॉस्ट अभी कितना लग रहा है वो निकल जाएगा। कंपनी वर्क्स फॉर 200 days इन अ ईयर। 200 एम्प्लॉई है, 3 बार चाय पीते हैं, एक चाय 10 रुपए की है, साल में 200 दिन है। इतना अभी आप एम्प्लॉय को चाय पिलाने पे खर्चा कर रहे हैं अभी, ठीक है। Looking at the substantial amount of expenditure on tea, the finance department has proposed to the management an installation of a master tea vending machine. अब वो कह रहे हैं कि खुद की एक टी वेंडिंग मशीन लगा लो, इसमें आप बटन प्रेस करो, चाय गिरेगी से। फ्रॉम निर्मल लिमिटेड विच विल कॉस्ट ₹5 लाख। और इस मशीन की कीमत कितनी है? 5 लाख। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 ईयर। अपॉन परचेजिंग द मशीन द कंपनी विल हैव टू इनकर, लेकिन मशीन के पीछे आपके कुछ खर्चे भी होंगे। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट विच विल रिक्वायर अ पेमेंट ऑफ 25,000 एवरी ईयर। द मशीन वुड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ 500 यूनिट्स पर मंथ। कुछ मंथ में है, कुछ पर डे है, वो सब ध्यान में देखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी लगेगा। करंट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कंपनी इज ₹24 पर यूनिट। तो 500 यूनिट 24 रुपये एक महीने का हो गया, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना। अपार्ट फ्रॉम दिस रनिंग कॉस्ट द कंपनी विल हैव टू इनकर ₹8 लाख फॉर मिल्क, टी पाउडर, पेपर बैग, शुगर। 8 लाख रुपए आपका एक और खर्चा है। तो ये सारे आपके खर्चे होंगे अगर आप ये वेंडिंग मशीन खरीदते हैं तो। 8 लाख रुपए पर ईयर होगा, लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पर मंथ तो नहीं होगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो will have to incur ₹8 lakh for consumable like milk, tea powder। ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि 1 साल का है कि 5 साल का है कि 1 महीने का है। तो यूजुअली जो डेटा रहता है वो पर एनम के हिसाब से रहेगा। इतना बड़ा अमाउंट 1 महीने का तो नहीं हो सकता, ठीक है। मैं देखता हूँ इंस्टीट्यूट को क्या ट्रीट किया है। इससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत सही है कि 8 लाख है क्या, इसकी टाइम पीरियड नहीं है। टैक्स रेट 35% है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड इज अलाउड फॉर टैक्स। निर्मल लिमिटेड सेल्स, और जो वेंडर है, जो सेलर, उसका नाम है निर्मल लिमिटेड। 100 मास्टर टी वेंडिंग मशीन। वेरिएबल कॉस्ट इज 4,50,000 पर मशीन एंड द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 25 लाख। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ मातंगी लिमिटेड एंड निर्मल लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है। केस स्टडी में ऐसा ही होता है, उसमें कैपिटल बजटिंग भी आ गया, कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, सब आ गया। तो इन्होंने दोनों कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर। इक्विटी रिजर्व, यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है, डिबेंचर है। रिस्क फ्री रिटर्न इज 5%, मार्केट रिटर्न इज 10%, बीटा इज 1.9। इससे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने मिलेगा।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक फॉर्मूला है RF प्लस बीटा टू RM माइनस RF। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में ये पढ़ते हैं हम फॉर्मूला। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव डिटेल। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द सेल्स ऑफ निर्मल लिमिटेड आर अप बाई 10%, निर्मल कौन है, सेंडर है, इम्पैक्ट ऑन EBIT इज, इसके लिए आपको ना ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज कौन सी कंपनी का, निर्मल का। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऑपरेटिंग लीवरेज से पता चलता है कि अगर सेल 1% से चेंज हुआ तो EBIT कितने % से चेंज होगा, और अगर सेल 10% से चेंज हुआ तो EBIT कितने % से चेंज होगा। तो जो भी हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आएगा उसको इंटू 10 कर देंगे तो हमें चेंज इन EBIT मिल जाएगा। याद है ऑपरेटिंग लीवरेज? यस। पहला क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, निर्मल का ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। दूसरा कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। इसका मतलब उसका फाइनेंशियल लीवरेज भी आपको निकालना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन लीवरेज पे बेस्ड है। तीसरा, डिस्काउंट रेट that can be applied for making investment decision of मातंगी लिमिटेड। डिस्काउंट रेट आपको कौन सा अप्लाई करना है, निकालना है। तो डिस्काउंट रेट इज बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये दे रखा है कितना कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है कि कॉस्ट निकालनी है। सो दैट विल हेल्प यू टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो वो भी एक चैप्टर आ गया। और तीसरा जो है वो आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर एनम, CFAT निकालना है आपको। अट्रीब्यूटेबल टू मातंगी लिमिटेड ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन द मशीन। आपको इंक्रीमेंटल CFAT क्या होगा, पहले आप एक वेंडर से चाय खरीदते थे, उसकी जगह अब आप एक मशीन लगाएंगे, मशीन लगाने से आपका एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना होगा वो बताना है, यानी कितने रुपए की बचत होगी आपको हर साल, वो निकालना है। और फाइनली सब कुछ कर कराने के बाद आपको एक और काम करना है, NPV निकालना है, NPV ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन स्टूडेंट को क्या करना है, प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करना है और बाद में जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से उसको टिक लगा देना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, जो निर्मल लिमिटेड है उसका मैं ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करता हूँ। तो आप नोटबुक में करना चाहेंगे, राइट। एग्जाम में आपको रफ में कर लेना है और जो ऑप्शन वहाँ पे दिखेंगे उसको टिक करना है आपको, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। एग्जाम में ऐसे रफ में आपको ये सब काम करने हैं। फर्स्ट लिखना सेल्स। अब ये जो कंपनी निर्मल लिमिटेड है ना, ये 100 यूनिट बेचती है और एक यूनिट की कीमत है 5 लाख। 100 इंटू 5 लाख, रुपीज इन लैक्स कर देता हूँ, तो 500 लैक्स हो गया। इसी से आवाज आ रही है क्या? तो स्टाफ को बुलाओ। मैं रुकता हूँ थोड़ा। ओके, सेल्स लिख दिया हमने, सेल्स लिख दिया। अब उसके नीचे लिखना वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 100 इंटू 4.5 लैक्स, तो ये आपका हो जाएगा 450 बराबर। पॉइंट नंबर C, बिकॉज ये MCQ का क्वेश्चन है, इसमें इतना आपको सजा के लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, रफ में ये सब चल रहा है। कंट्रीब्यूशन हो गया 50 लेस फिक्स्ड कॉस्ट। लेस फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन सामने रखना, 30 लाख। तो आपको मिल जाएगा EBIT।
EBIT भी हो जाएगा 25 लाख। कोई डाउट हुआ तो पूछना। लेस इंटरेस्ट, आप देखना निर्मल लिमिटेड की बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर नहीं लेकिन डिबेंचर है, 40 लाख डिबेंचर है 15% के रेट से। 40 लाख इंटू 15% हो गया 6 लाख। पॉइंट नंबर जी लिखना EBT, ये हो गया आपका 19 लाख। राइट है। ये आपका बेसिक वर्किंग होने के बाद क्या करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है 50 डिवाइड बाई EBIT 25, 2 आ गया। फिर लिखना फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT, तो 25 डिवाइड बाई 19 करना कितना आ रहा है 1.315। कंबाइंड लिवरेज विल बी ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2.63। अच्छा, अब पहला और दूसरा MCQ पे जाओ, पहला दूसरा MCQ पे जाते हैं। पहला MCQ में लिखा है if sales of Nirmal Limited are up by 10%, impact on its EBIT will be। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू चेंज इन EBIT। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, चेंज इन सेल 10% है, तो आपका आंसर होगा 20%। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब 2 का मतलब होता है अगर 1% से सेल्स बढ़ेगा तो 2% से EBIT बढ़ेगा, तो 10% से सेल बढ़ेगा तो 20% से EBIT बढ़ेगा, तो आपको ये 20-20% यहाँ पे टिक कर देना है। इस तरह से करेंगे तो गलती नहीं होगी। ये सब आपको एग्जाम में रफ में फटाफट करते रहना है। इज इट राइट? जितना मेंटली कर सको कर लो, अदरवाइज ये तरीका है। ये लीजिए, हो गया। और अगला क्वेश्चन जो है वो कंबाइंड लिवरेज पूछ रहा है। तो कंबाइंड लिवरेज हमने अभी कितना निकाला था, 2.63 निकाला, तो पॉइंट नंबर बी जो है वो टिक हो जाएगा 2.63। ठीक है। और अभी तीसरा क्वेश्चन क्या था, डिस्काउंट रेट दैट कैन बी अप्लाइड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ मातंगी लिमिटेड। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका WACC निकालना पड़ेगा। लिखना नीचे अपने नोटबुक में लिखना, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए मैं WACC निकालूंगा, बट पहले मुझे जो तीनों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना उनका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। लिखना कैलकुलेशन ऑफ WACC ऑफ मातंगी लिमिटेड, कैलकुलेशन ऑफ WACC ऑफ मातंगी लिमिटेड। फर्स्ट लिखना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग सेम ही होगा, है कि नहीं? बिकॉज फ्लोटेशन कॉस्ट तो है नहीं, तो जो रिटेन्ड अर्निंग, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वही रिटेन्ड अर्निंग होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो रिस्क फ्री रिटर्न उसने दिया है कितना 5, और बीटा दे रखा है 1.9, मार्केट रिटर्न दे रखा है 10 माइनस 5, तो ये आपका आंसर हो गया 5 प्लस 9.5, 14.5% आ रहा है क्या? ओके। पॉइंट नंबर 2 लिखना कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला होता है I इंटू 1 माइनस टी, याद है क्या? बिकॉज इंटरेस्ट पे टैक्स शील मिलता है। मातंगी लिमिटेड के पास 15% डिवेंचर है और उनका टैक्स रेट जो है, टैक्स रेट 25% है, 0.25, 15 इंटू 1 माइनस 0.25,
टैक्स रेट आ जाएगा, हाँ, अपॉन नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड तो 100 रुपीज़ ही है ना, मार्केट प्राइस दिया हुआ नहीं है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो भी उतना ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे और डिवाइड बाय 100 भी करेंगे तो सेम आएगा। ये आपका समय कीमती है ना। सॉल्व कितना आ रहा है 11.25। नेट प्रोसीड से हम करते हैं कब, जब वो 100 रुपीज़ के डिफरेंट होता है तब। इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है नेट प्रोसीड। और तीसरा लिखना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में भी आपको नेट प्रोसीड दिया हुआ नहीं है, तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड जो होगा, वही आपका आंसर होगा 12%। इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, उसमें लिखना है सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेट इनटू कॉस्ट। सोर्स में आपको यहाँ पे लिखना है इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर। और अमाउंट आपको दिया हुआ है माथंगी लिमिटेड 40 लाख, 25 लाख, 12 लाख, 20 लाख। तो अब आप इसका जरा टोटल करना, तो 97 आ रहा है। वेट में आप ऐसे लिख दो 40/97, 25/97, 12/97, 20/97। तो ज़्यादा डेसिमल लिखने का झंझट नहीं है। कॉस्ट अभी अभी आपने ऊपर निकाला 14.5%, 14.5%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12%, डिबेंचर 11.25%। आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट कॉलम में और मेमोरी प्लस यूज करते जाना है, मेमोरी प्लस यूज करते आना। देखो ऐसे करो 40 डिवाइड बाई 97 इंटू जस्ट 14.5 करो, परसेंटेज से मत मल्टीप्लाई करो। क्या आपको यहाँ पे 5.98 दिख रहा है क्या? हाँ, तो मेमोरी प्लस फिर करो 25 डिवाइड बाई 97 इंटू 14.5 इक्वल टू मेमोरी प्लस 3.74, 12 डिवाइड बाई 97 इंटू 12 इक्वल टू मेमोरी प्लस 1.49। हाँ, 20 डिवाइड बाई 97 इंटू 11.25 इक्वल टू मेमोरी प्लस 2.32 आ रहा है। मेमोरी प्लस फंक्शन यूज़ करने का फ़ायदा है, अब आप मेमोरी रिकॉल करेंगे तो 13.52 दिख रहा होगा आपको। और अब ऑप्शन बी यहाँ पे टिक कर दो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गलती नहीं होगी। अब आप इसको एग्जाम में कितना फास्ट रफ में लिख सकते हैं उस आपके ऊपर है, करना यही है। और जो तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन है ना, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, पूरा का पूरा कैपिटल बजटिंग का प्रॉब्लम है गया ये। यहाँ पे पहले मुझे इंक्रीमेंटल CFAT निकालना है, पहले मुझे इंक्रीमेंटल CFAT निकालना है। तो लिखिए, आपकी नोटबुक में लिखना इंक्रीमेंटल CFAT, नोटबुक में लिखना इंक्रीमेंटल CFAT। तो आपको इस वेंडिंग मशीन लगाने से कितने का फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना ए, सेविंग्स, सेविंग्स इन टी कॉस्ट। जो आप बाहर से चाय खरीदते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं 200, कितने दिन हैं 200 दिन हैं, एक दिन में कितनी बार 3 टाइम्स, तो इतने कप आपको चाय लगेंगे और एक चाय 10 रुपए की। तो टोटल आपका 12 लाख, 12 लाख रुपीज़ अब आपको नहीं लगेगा। लेकिन अब आपको क्या लगेगा, आपको बाकी कॉस्ट लगेंगे। एक तो लिखना पॉइंट नंबर बी कॉस्ट, कॉस्ट में आ गया 1 मेंटेनेंस,
मेंटेनेंस कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 25,000 फर्स्ट कॉलम। और दूसरा आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होगा आपका कितना? 25,500 यूनिट पर मंथ है, और एक यूनिट का कॉस्ट है 24 रुपये इंटू 12। हाँ, 1,44,000। $1,44,000 हो। उसके बाद लिखना कंज्यूमेबल। इंस्टीट्यूट के आंसर को देख के समझ में आ रहा है कि पर एनम है ये 8 लाख रुपए। पर मंथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, पर मंथ लिखेंगे तो 8 इंटू 12 करेंगे 96 लाख, तो आपके जितनी सेविंग नहीं है तो कितना गुना वो हो जाएगा। तो 8 लाख इज पर एनम, ये अजम्पशन है। तीनों का टोटल करना, $9,60,000। ओके, पॉइंट नंबर सी लिखना पीबीडीटी। तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना आएगा? प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, $2,31,000। पॉइंट नंबर डी डिप्रिसिएशन, ये मशीन कितने की है? 5 लाख रुपए की है, लाइफ 5 ईयर है, और उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है। तो 5 लाख डिवाइड बाई 5 ईयर्स, 1 लाख। तो पॉइंट नंबर ई लिखना पीबीटी 1,31,000। फिर लिखना टैक्स, टैक्स रेट 25% है, तो 32,750 आएगा, 32,750। तो पैट लिखना 98,250, CF80 हो जाएगा 98,250 और प्लस डिप्रिसिएशन 1 लाख, 198,250। अब आपके ऑप्शन में देखना यहाँ बी, ऑप्शन बी टिक कर दो, दिख रहा है ना? आप एग्जाम में ऐसे ही करना, इसके अलावा कोई आप खाली इसको फास्ट रफ में कर सकते हो। मैं टीचर हूँ, क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे को ठीक से लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप एग्जाम में रफ में इसको करना। ये अपने आप में एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी है। कल को MCQs हटा के इसको एक जनरल क्वेश्चन बना सकते हैं, उस समय 5 या 6 मार्क का आ जाएगा। ओके, अब आपको ये पूछ रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है। हो गया यहाँ तक? हाँ, लिख लो आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन एनपीवी पूछ रहा है, मतलब ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको 8 मार्क का आ गया एनपीवी निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग अपनी नोटबुक में लिखना कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ईयर, पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर एट द रेट। अब आप यहाँ पे पीवी फैक्टर क्या लोगे? जो आपका WACC आया था, WACC 13 पॉइंट, यस, क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन WACC को आपको यूज करना है। लास्ट कॉलम पीवी। तो कैसे अलग अलग चैप्टर को उन्होंने मर्ज कर दिया इस केस स्टडी में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ईयर 0 में लिखना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक आपको वेंडिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी 5 लाख रुपए की, ठीक है, और इसकी लाइफ 5 ईयर है, 1 से 5 CF80। उसके लिए पिछला आंसर जो आपने किया 198,250, फैक्टर लिखेंगे 13.52% और 5 ईयर का एन्युटी फैक्टर निकालना है। 1 डिवाइड बाई 1.1352 इक्वल टू मेमोरी प्लस 5 बार, मेमोरी रिकॉल 3.473, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो आपका अप्रोक्सीमेटली 188,522 आ रहा है। अब इसमें से जो भी क्लोजेस्ट आंसर होगा उसको आपको टिक कर देना है। हो सकता है आपका आंसर इतना नहीं आ रहा हो, बिकॉज ऑफ ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर की वजह से आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन फिर भी आप देखोगे ये आंसर जो है सबसे नजदीक है। हाँ, मैच ही हो गया वो। अगर मान लो ये आप 4 फैक्टर लेंगे यहाँ पे 4 यूनिट, तो ये थोड़ा डिफरेंट आएगा, बट ये फिर भी आपको इसको ही टिक करना है, राइट। तो ये मेरा केस स्टडी 1 समझ में आया आपको? कर पाएंगे एग्जाम में? इस तरह से ट्राई करना आपको। केस स्टडी 2 जो आया था ना, आरटीपी सितंबर 2024 में आया है। आरटीपी सितंबर 2024, और ये एक बहुत ही बड़ा केस स्टडी है। दिख रहा है आपको? पूरा 1 पेज है, अगले पेज में भी आधा है। और ऐसा नहीं कि मैं आपको परेशान करने के लिए दे रहा हूँ, आपके आरटीपी सितंबर 24 तक तो ये पहुंच ही गया है। एग्जाम में पहुंचने में और कितना टाइम है? करवा दिया जाए? ओके, स्टूडेंट कह रहा है कि क्लास में ही करवा दिया जाए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। मिस्टर रौनक, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, हैज हिज ओन प्राइवेट हॉस्पिटल एट गोवा। वाह, गोवा में तो मजा आ गया। Having specialization in cardiac treatment. However, nowadays, Goa not only being a place for the tourist, but also is a place for business delegate, cultural people, politician, student and other classes of people. तो गोवा में ना भीड़ बहुत बढ़ रही है, अलग अलग टाइप के लोग जो हैं आजकल गोवा जाते हैं। Gradually, Goa is opening new windows for the business and getting recognition as an important tourist and leisure hub in the southwest India. ये सब पैराग्राफ मेरे किसी काम के नहीं है, सिर्फ वो बैकग्राउंड पहले थोड़ा सा बताते हैं। देयर आर नंबर ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स एट गोवा, हाउएवर द नीड स्टिल एग्जिस्ट फॉर मोर होटल सर्विसेज, इन पर्टिकुलर विद द एक्सीलेंट सर्विस, एंड बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑलवेज फेवर गोवा स्टेट फॉर देयर रिक्रिएशन। ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है, सिर्फ इसमें गोवा की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। काम की बातें अब यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। रौनक, ऑल्दो बीइंग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू एस्टैब्लिश अ 5-स्टार होटल इन गोवा। वाह, तो हमारा प्रोजेक्ट है होटल बिजनेस का, एक 5-स्टार होटल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। द होटल विल कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लोर्स। The hotel will include 40 normal rooms, इसको अंडरलाइन करना है, ये कैलकुलेशन में ये सब काम आते हैं, एंड 8 डिलक्स सुइट्स, तो 40 नॉर्मल रूम और 8 थोड़े अच्छे रूम, एज वेल एज अ रेस्टोरेंट, रूम्स में लोग रहेंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे, एंड अ कपल ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग करेंगे, विद अ स्मॉल वेडिंग हॉल, और वेडिंग हॉल में तो आपको पता ही क्या करेंगे, ऑन द ग्राउंड फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम है, वेडिंग हॉल है, रेस्टोरेंट है, नॉर्मल रूम, डिलक्स रूम। वाव, फॉलोइंग आर दी एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी रेट। ऑक्यूपेंसी रेट मतलब रूम्स में कितने लोग रहेंगे, रूम्स में कितने लोग रहेंगे नहीं, साल में कितनी बार वो रूम्स ऑक्यूपाइड रहेगा। इन 365 दिन तो कस्टमर नहीं आएंगे ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपेंसी रेट, इंक्लूडिंग फेयर कॉम्पोजिशन इन टेबल 1, और एक रूम का कितना फेयर है वो भी नीचे लिखा हुआ है। बीइंग अ 5-स्टार होटल, ब्रेकफास्ट वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। 5-स्टार होटल में ब्रेकफास्ट जो है ग्राहक को कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, यानी उसके लिए उससे चार्ज नहीं करते हैं। बट लंच एंड डिनर आर ऑन अ ला कार्टे बेसिस, लंच और डिनर को वो चार्ज करेंगे, कस्टमर जो ऑर्डर करेगा उसके हिसाब से उसको चार्ज करेंगे। दैट इज कॉल्ड लंच एंड डिनर एट अला कार्टे बेसिस। अब ये जो टेबल, इसमें आपका पूरा आंसर छुपा हुआ है। टेबल 1 इज होटल अकोमोडेशन, एस्टिमेटेड ऑक्यूपेंसी रेट एंड फेयर, दिख रहा है आपको। इनके पास नॉर्मल रूम 40 हैं, साल में 120 दिन ऑक्यूपाइड रहेंगे,
40 इंटू 120 और एक दिन का रेंट कितना है 8,000। तो ये आपका रेवेन्यू जनरेट होगा 40 इंटू 120 इंटू 8,000, एक साल का रेवेन्यू। और बाद में यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ रेट इन रेंट, बाद में रेंट बढ़ेगा भी, अभी फिलहाल 8,000 रहेगा। सेम थिंग 8 इंटू 120 इंटू 25,000, तो डिलक्स स्वीट्स का रेवेन्यू आ गया। कॉन्फ्रेंस विथ वेडिंग हॉल एक साथ ही दिया है, अलग अलग नहीं है। 40 दिन साल में यूज होगा, 3 लाख चार्ज करेंगे। और ये लास्ट में ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है। एक ही रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट देखो वाह, 360 डेज 365 पूरे साल भर खाना इंसान खाएगा रोज। और इसमें इसकी रेवेन्यू कितनी होने वाली है 27,000 रुपीज पर डे। और इसका ग्रोथ बाद में होगा 8% से। इससे आप रेवेन्यू निकाल सकते हो, बोलो हाँ। उसके बाद for the sake of simplicity in calculation, growth rate to be applied only after completion of only once after completion of 10 years. Is it right? अब इसका क्या मतलब हुआ, 10 साल तक पहले जो भी रेट यहाँ पे लिखा हो वही रहने वाला है, फिर 11वें साल से उसको हम बढ़ा देंगे, बट हर साल नहीं बढ़ाएंगे। 11 के बाद वो फिर वही रेट आगे चलता रहेगा, 11, 12, 13, 14 आगे वही रेट चलेगा, हर साल नहीं बढ़ाना है, एक ही बार बढ़ाना है। ठीक है, तो 1 से 10 का रेट कांस्टेंट रहेगा और 11 से 15 का रेट कांस्टेंट रहेगा। फिर लिख रहे हैं कि द एस्टिमेटेड, अरे कहाँ चला गया, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लैंड विल बी 250 मिलियन। आपका ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी 100 मिलियन, तो दोनों मिला के हो गया 350 मिलियन का आपका लैंड एंड बिल्डिंग। द एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 15th ईयर विल बी 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सिर्फ ये जो 100 मिलियन है इसका 25% सैल्वेज वैल्यू लेना है आपको, 250 का सैल्वेज वैल्यू नहीं लेना है आपको। जो वर्डिंग्स है उस पर ध्यान देंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 25%। The cost of furniture will be 1,50,000 for each normal room. नॉर्मल रूम में आप जो फर्नीचर लगाओगे उसका वन टाइम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 एंड 3,80,000 फॉर डिलक्स रूम। डिलक्स रूम के लिए जो फर्नीचर लगाओगे रूम में 3,80,000। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर फॉर कॉन्फ्रेंस रूम एंड वेडिंग हॉल, ये जो कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल है इसमें आपको लगेगा 7 लाख रुपए ईच, एंड द फर्नीचर एंड रेस्टोरेंट विल बी 10 लाख रुपीज। एक ही रेस्टोरेंट है, 10 लाख का फर्नीचर, जो कस्टमर आएंगे बैठेंगे। इन एडिशन द होटल विल रिक्वायर 4 एलिवेटर्स एट डिफरेंट लोकेशंस, एलिवेटर लिफ्ट, एंड विल बी कॉस्टिंग 35 लाख ईच, यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करना आपको। ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको ऐड करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक टीवी, एसी, फ्रिज विल बी 35 मिलियन। मिलियन का मतलब है 3,50 लाख। कुछ फिगर रुपीज में है, कुछ मिलियन में है। एलिवेटर विल बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एलिवेटर का डेप्रिसिएशन रेट है 5% पर एनम। Electronic appliances will have a salvage value of 15% of the acquisition cost at the end of 15 years, और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की सैल्वेज वैल्यू है 15%। ओके, काफ़ी इंफॉर्मेशन है। द होटल विल बी बिल्ट बाय renowned builder called हरिहर इंफ्रास्ट्रक्चर। द बिल्डर एस्टिमेटेड बिल्डिंग विल सर्व फॉर 15 ईयर। तो ये पूरा प्रॉब्लम 15 ईयर का है। मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन होगा 15 साल वाला। द रिक्वायर्ड फर्नीचर विल बी सप्लाइड बाय द लोकल रेप्यूटेड फर्नीचर कंपनी नेम्ड वेरू फर्निशिंग लिमिटेड। दे इंश्योर दैट फर्नीचर विल गो अप टू 10 ईयर वेरी स्मूथली। फर्नीचर की लाइफ है पहले 10 साल, उसके बाद 10 साल के बाद क्या होगा, एट द एंड ऑफ 10th ईयर न्यू फर्नीचर फॉर नॉर्मल रूम and deluxe suite will be bought and old furniture for the same will be sold by the hotel owner।
तो 10वें साल के अंत में आपको ये फर्नीचर को, ओल्ड फर्नीचर बेचना होगा और न्यू फर्नीचर खरीदना होगा, बिकॉज होटल बिजनेस में आपको फर्नीचर चकाचक रखना पड़ता है। ग्राहक को फर्नीचर अच्छा नहीं दिखेगा, उसको लगा क्या बेकार होटल है, भाग जाएगा। जनरली फर्नीचर को रिप्लेस करना पड़ता है। द ओनर ऑफ द होटल एस्टिमेट दैट ही वुड बी एबल टू परचेज द रिक्वायर्ड फर्नीचर एट 15% हाइयर प्राइस देन द प्रीवियस परचेज प्राइस। तो 10 साल के बाद जब आप नया फर्नीचर परचेज करोगे, उसकी प्राइस कितनी होगी? पिछली बार जो खरीदा था उससे 15% ज़्यादा। द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द फर्नीचर at the end of the 10th year will be 5% of their purchase price. The salvage value of the furniture at the end of 10th year will be 5% of their purchase price with no book value remaining. No book value remaining मतलब आप उसको पूरा depreciate कर दोगे और उसकी salvage value होगी 5%. Furniture at restaurant, conference and wedding hall will not require any major change. तो रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल का फर्नीचर चेंज नहीं करना, एक्सेप्ट फॉर माइनर रिनोवेशन विच विल कॉस्ट ₹20 लाख एट द एंड ऑफ 12th ईयर। और उसको रिनोवेट करना होगा कब? 12th ईयर। कितने पे? 30 लाख। एनी स्क्रैप जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ सच रिनोवेशन विल बी सोल्ड फॉर 1,75,000। 20 लाख रुपया रिनोवेशन लगेगा और कुछ पुराने स्क्रैप को बेचेंगे तो 1,75,000 मिलेगा। इफेक्टिवली आपको 12वें साल के बाद 18,25,000 रुपीज एडिशनल रिनोवेशन पे खर्चा लगेगा इन ऑर्डर टू बूस्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री इन गोवा। एक और चीज है, द गवर्नमेंट विल ग्रांट सब्सिडी ऑफ 15% ऑफ द इनिशियल कैपेक्स इनकर्ड। स्टार्ट में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, लिफ्ट वगैरह जो भी थे, उसका 15% आपको सब्सिडी मिलेगा। इट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, जब आप इनकर करेंगे उस समय मिल जाएगा। एंड एडिशनल सब्सिडी, ये हो गया वन टाइम सब्सिडी, जो भी आपका कैपेक्स है उसका 15%, और एडिशनल सब्सिडी ऑफ 10% ऑन एनुअल रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। कितना? रेवेन्यू एक्सपेंस का 10%, बट ये सिर्फ 3 साल ही मिलेंगे। बट विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट ओनली एट द एंड ऑफ 5th ईयर एंड द सेम शैल नॉट बी टैक्सेबल। यानी कैलकुलेशन करने के लिए आपको ईयर 1, 2 और 3 का एक्सपेंस लेना है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा कब आएगा, कैश फ्लो कब होगा? 5th ईयर के एंड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते समय 1, 2, 3 में लेना है, लेकिन कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए 5th ईयर में लेना है, और इस पे टैक्स नहीं लगेगा। सेम शेल नॉट बी टैक्सेबल, ये टैक्स फ्री है। ये जो सब्सिडी है इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है, सब्सिडी पे टैक्स नहीं लगेगा। और इन्होंने लिखा है द एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस विल बी 1,80,00,000। इट इंक्लूड सैलरीज टू मैनेजर, स्टाफ and employees, utility expense, housekeeping and security service contract। इसमें सारे खर्चे आ गए। AMC for electronic appliance, restaurant supplies and material and other miscellaneous expense etc। अच्छा क्या उसने क्या किया, आपको इस सारे खर्चे को जोड़कर एक साथ दे दिया है। सारे खर्चे को जोड़कर उन्होंने क्या किया, आपको दे दिया 1,80,00,000। अदरवाइज एग्जाम में आपको और टॉर्चर करना होगा तो ये सब अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टॉर्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% विच इज़ टू बी अप्लाइड वंस। 10 साल के बाद ये एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा। फर्दर मोर द होटल अथॉरिटीज डिटरमाइन टू प्रोवाइड द बेस्ट एंड प्रोफेशनल होटल सर्विसेज टू द क्लाइंट बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज, सो दे डिसाइडेड टू स्पेंड 5 लाख पर ईयर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। 2 खर्चे हैं आपके, एक ऊपर 1,80,00,000 लिखा हुआ है, उसके अलावा 5 लाख रुपया ट्रेनिंग कॉस्ट है। यानी टोटल आपका जो एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस है वो 1,85,00,000 है, और उसका 10% पहले 3 साल
उसका 10% पहले 3 साल सब्सिडी मिलेगी, लेकिन सब्सिडी आपके अकाउंट में क्रेडिट कब होगा? 5th ईयर में होगा। द होटल प्रोजेक्ट विल बी इंटाइटल्ड टू एंजॉय टैक्स हॉलिडे फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। एक और अच्छी बात है, पहले 5 साल आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। टेंग टेंग टेंग। आफ्टर विच द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 25%, और बाद में टैक्स रेट 25% हो जाएगा, विल बी अप्लाइड फॉर द होटल। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12% एंड द एस्टिमेटेड हर्डल रेट मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न बाई कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड होटल इज 15%। यहां पर आपको क्या करना है, जो हर्डल रेट है यानी जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%, दैट विल बी यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट। 12% कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं लेना है। हम कैपिटल बजटिंग में हमारी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है, हर्डल रेट होती है, WACC होती है, उसको हम एज ए डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। तो 12% का कुछ नहीं करना है, 15% से एनपीवी निकालनी है। डेप्रीशिएशन SLM बेसिस 360 डेज, तो सारे कैलकुलेशन में आपको 360 डेज लेना है। इग्नोर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर यूज्ड इन रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल। कैलकुलेट करना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालना है, उसके बाद एनपीवी निकालना है। अब ये क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन हटा दिए जाएं तो ये एक 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। इज इट राइट? उसके बाद पेबैक पीरियड भी निकालना है आपको। बच्चे की पूरी जान ले लेंगे क्या? एस्टिमेटेड रेकरिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल का हर साल का प्रॉफिट और लॉस क्या होगा वो भी आपको बताना है। और उसके अलावा IRR भी निकालना है। भैया एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे लास्ट में इसको ट्राई करना, क्योंकि लेंदी है। पता चला तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे तुम्हारा पेपर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेंदी है क्योंकि IRR निकालने में भी टाइम लगता है। लेकिन अब क्या करें, इंस्टीट्यूट पूछेगी तो कुछ तो करना पड़ेगा हमको। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक करके मेरे साथ आपको नोटबुक में लिखना है, तो आप लिखिए। फर्स्ट हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। क्वेश्चन आप सामने रखना, हाँ, क्वेश्चन सामने रखना। कैलकुलेशन ऑफ नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन आपको अलग से 8 या 10 मार्क के लिए आ सकता है, 8 मार्क तक, 7 मार्क तक, क्योंकि अपने आप में ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो राइट हैंड साइड रुपीज एंड रुपीज, इज इट राइट? फर्स्ट ए, कॉस्ट ऑफ लैंड, ऊपर में लिखना रुपीज इन मिलियन, तो ये 250 है। भी लिखना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये 100 है, दिया हुआ है। फिर पॉइंट नंबर C लिखना फर्नीचर। फर्नीचर में हमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 1 लिखना नॉर्मल, नॉर्मल रूम। नॉर्मल रूम आप देखोगे 40 है, 40 रूम्स है, और उसकी एक रूम की फर्नीचर की कॉस्ट है 1,50,000। तो ये आपका आएगा 60 मिलियन, इनर कॉलम में लिख देना 60 मिलियन। और उसके बाद जो डिलक्स है, डिलक्स स्वीट रूम, उनकी संख्या कितनी है? 8 रूम्स। एक सेकेंड, 6 आ रहा है क्या? 6 आ रहा है, ठीक है, 6 कर देते हैं। सिक्स इज राइट, मिलियन में लिख रहे हैं।
उसी तरह यहाँ पे 8 इंटू 0.38 करो, 3.04 मिलियन आ रहा है। इस दोनों का अलग से लिखो 9.04। इन दोनों पे डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है आपको, और बाकी दो पे डेप्रीशिएशन प्रोवाइड नहीं करना है। इन दोनों पे डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना, बाकी दो पे नहीं करना, इसलिए इसका टोटल मैंने यहाँ पे 9.04 दिखा दिया। उसके बाद तीसरा जो आइटम है वो कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल है। कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल, इसकी संख्या है 2 और इसके फर्नीचर का कीमत है 7 लाख, 14 लाख हो गया, यानी 1.40 मिलियन। और एक है रेस्टोरेंट, एक ही रेस्टोरेंट है और उसका 10 लाख है, तो 1 मिलियन। टोटल आपका फर्नीचर का कॉस्ट आ रहा है 9.04 प्लस 1.40 प्लस 1, 11.44 आ रहा है क्या। उसके बाद एलिवेटर भी है, 4 एलिवेटर है, और एक एलिवेटर जो है 35 लाख का है। तो मिलियन में आपको लिखना है 4 इंटू 3.5, 14। पॉइंट नंबर ई लिखना है। और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, उसका एक अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है 35 मिलियन डायरेक्टली दिया हुआ है, 35 मिलियन। तो ये सब आपको लगने वाले हैं। इसका एक पॉइंट नंबर एफ लिखना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, ऐड करके बताना ऊपर से नीचे तक। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल करना कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है। 410.44, लेकिन आपको ना गवर्नमेंट इमीडिएटली एक सब्सिडी भी देगी, तो लेस सब्सिडी। सब्सिडी इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सब्सिडी कितना है, इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सब्सिडी 15% है। 15% इंटू 410.44, ये 61.566 आ रहा है। ये आप लेस कर देना। तो पॉइंट नंबर नेक्स्ट होगा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट 348.874। तो आप ये मिलियन में हमने निकाला है, इन्होंने यहाँ पे क्रोर्स में दिया हुआ है, तो कौन सा आंसर आपको टिक करना होगा। मैच हो रहा है 34.887, हाँ ये करोड़ में है, हमने मिलियन में लिखा, तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। तो आप इसको टिक कर दीजिए, मैच हो गया। एग्जाम में ऐसा आपको रफ में फटाफट करना अगर ये क्वेश्चन आया तो, और अगर पूरा 8-7 मार्क का क्वेश्चन आया तो जैसे मैंने लिखा है इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब इनका जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी है। वो क्या पूछ रहे हैं, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एनपीवी के लिए मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, बोलो हाँ। उसके बाद कैश फ्लो चाहिए, सैल्वेज वैल्यू चाहिए। वो बहुत मेहनत लगेगी, तो नीचे नोटबुक में लिखना एक एक करके। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमने निकाल लिया, अब हम लिखेंगे कैश फ्लोज। उसके लिए मैं छोटे छोटे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो लिखना आंसर ऑफ पार्ट 2। फर्स्ट लिखना कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लोज, कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो लिखना। कैलकुलेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज। जो जो आउटफ्लोज है इस क्वेश्चन में पहले हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। ईयर
पर्टिकुलर्स, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर हम यहाँ पे हर्डल रेट लेंगे 15% एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर जीरो में लिखना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, कितना 3-4 पूरा डिजिट लिखते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट है। आंसर क्या करोड़ में दिया है क्या, मिलियन में लिख दे क्या, बाद में उसको करोड़ में कर देंगे। 34 पॉइंट कितना था, 348.874, 348.874। ये आपका एक में बहुत सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद और क्या क्या खर्चे हमें लगने वाले हैं। 10th ईयर में हमें न्यू फर्नीचर खरीदने पड़ेंगे, न्यू फर्नीचर फॉर नॉर्मल रूम एंड डिलक्स रूम, है कि नहीं। तो अभी ज़रा देखना, मैंने थोड़ी देर पहले ये वर्किंग बनाई थी, अभी काम आएगी। नॉर्मल एंड डिलक्स रूम का आपका 9.04 लगा था, अब वो 15% ज़्यादा लगेगा। 9.04 प्लस 15% करो, 10.396 ये लगेगा 10वें साल में। 10वें साल का फैक्टर आपको बताना है 15% के रेट से। 10वें साल का फैक्टर होगा 1 डिवाइड बाई 1.15, 10 बार इक्वल टू प्रेस करो। 0.247 आ रहा है क्या, करेक्ट 0.2472 कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं 25.697 आ रहा है क्या, 25.697 ऐसा कुछ आ रहा है। और 12वें साल में आपको एक और काम करना है, रिनोवेशन 2 पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट, एक मिनट, मिलियन के चक्कर में ना गड़बड़ हो रही है। 2.5697 इतना काफ़ी है। और रिनोवेशन एक्सपेंसेस होगा 12वें साल में, उसका अमाउंट दिया हुआ है वहाँ पे। रिनोवेशन एक्सपेंस होगा 20 लाख रुपए माइनस 1,75,000, ये हो गया 18,25,000 बराबर 1.825 मिलियन। 12वें साल का फैक्टर क्या होगा, 12वें साल का फैक्टर क्या होगा, जीरो पॉइंट 1869 मल्टीप्लाई करना, जीरो फोर वन जीरो। ठीक है, ये भी आउटफ्लो ही है, इस सब का टोटल कर लो। ये 61 पॉइंट, नहीं नहीं
फिर से करो एक बार। 351 समथिंग आ रहा है। सेवन 847 351.7847। तो ये हो गया मेरा टोटल जो भी कैश फ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, ये उसका एक जगह पे हमने हिसाब किताब कर दिया। इज इट राइट? अभी एक और वर्किंग नोट बनाते हैं। अभी हमारा जो मेन एनपीवी निकालना है ना, स्टेप नंबर 2 लिखना, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज। अब यहां पर देखो हमारा टोटल जो है 15 साल का ये प्रोजेक्ट है। तो पहले 5 साल जो है वो टैक्स हॉलिडे है, पहले 5 साल का कैश फ्लो डिफरेंट होगा। 6 से 10 में आपको टैक्स लगेगा, उस पे टैक्स, उसका कैश फ्लो अलग आएगा। 11 से 15 का कैश फ्लो अलग आएगा, क्योंकि आपका रेवेन्यू चेंज होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा ना 11वें साल के बाद। हाँ, और थोड़ा डिप्रिसिएशन भी बदलेगा, बिकॉज आपका ये जो 2 आइटम पे जो डिप्रिसिएशन है फर्नीचर पे, उस पे पहले 10 साल ही आपको डिप्रिसिएशन निकालना होगा, बाद में नया फर्नीचर लेंगे तो उसका भी डिप्रिसिएशन बदलेगा। ओ माय गॉड, हम क्या करेंगे, अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, बिकॉज हर एक साल में आपका कैश फ्लो अलग आएगा। पहले 5 साल का सेम आएगा, 6 से 10 सेम आएगा, 11 से 15 डिफरेंट आएगा। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो जो गवर्नमेंट हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे सब्सिडी देगी, वो सिर्फ 5th ईयर में देगी, तो उसको मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा। इज इट राइट? उसे मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा। तो पहले ये जो आपका नॉर्मल जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर जो टैक्स लगेगा और जो कैश फ्लो होगा वो निकाल लेते हैं, और कुछ कुछ जो वन टाइम आइटम है उसको हम बाद में करेंगे। तो लिखना फर्स्ट पॉइंट नंबर ए, रेवेन्यू। अभी रेवेन्यू में भी आपको पहले लिखना है नॉर्मल रूम। नॉर्मल रूम यहाँ पर आपके पास 40 रूम है और 120 दिन की ऑक्यूपेंसी है और 8,000 रुपया उसका रेट है। कितना आ रहा है? 38.4 मिलियन। यहाँ भी 38.4 आएगा, लेकिन जब आप लास्ट में जाएंगे तो उस पर ग्रोथ रेट देखो 12% दिया हुआ है, इस पे 12% ऐड करो। 11 से 15 में जो नॉर्मल रेंट है वो 12% बढ़ जाएगा। बताइए कितना आ रहा है? तो 12% ऐड करो, 43.008। ऊपर क्या करो, रुपीज इन मिलियन लिख दो, रुपीज इन मिलियन। ओके, फिर लिखना डिलक्स। डिलक्स 8 रूम है, 120 ऑक्यूपेंसी है और उसका रेट है 25,000। मिलियन में बताना कितना आ रहा है? 24 मिलियन आ रहा है, 24 आएगा। और इसमें क्या करो, 9% ऐड कर दो, लास्ट कॉलम में 9% ऐड कर दो। ये 6.16 के बाद आपका है कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल। कॉन्फ्रेंस एंड वेडिंग हॉल आपके पास है 2, 40 ऑक्यूपेंसी है और 3 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। वाह! तो का अमाउंट बताना कितना आ रहा है? 24 आ रहा है, 24 आ रहा है और इसका ग्रोथ रेट भी 9% है, वही आएगा। अलग से मत लिखो, अलग से मत कैलकुलेट करो। 26.16
और एक आपके पास ना रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट एक ही है, 360 दिन की ऑक्यूपेंसी है, बिकॉज लास्ट में लिखा है 360 डेज, और 27,000 रुपये पर डे। मिलियन में बोलेंगे 9.72 आ रहा है, 9.72। और एक काम करो, इसमें 8% ऐड कर दो 8% ऐड कर दो, 10.4976, आपका रेवेन्यू हो गया। लाइन ड्रॉ कर लो, ये हो गया आपका टोटल सेल्स। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम सेम आएगा ना, आया? हाँ, ये दोनों सेम आएगा, लास्ट कॉलम को फिर से टोटल करना पड़ेगा। लास्ट कॉलम को फिर से टोटल करेंगे, बोलिए जी। .8256, ठीक है। अभी पॉइंट नंबर बी में लिखना है आपको, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में भी दो हैं, एक है एनुअल रेकरिंग एक्सपेंस। एनुअल रेकरिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एनुअल रेकरिंग एक्सपेंस आपको 1,80,00,000 दिख रहा है क्या ऊपर? तो वो हो गया आपका, मिलियन में कितना हो गया? 18। और ये ग्रोथ इसमें है 10% है क्या? 10%, तो आपका यहाँ पे हो गया 18 + 10%, 19.8। और उसके बाद एक और कॉस्ट लगेगा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कॉस्ट वो कांस्टेंट है, 5 लाख है, तो 5 लाख को मैं क्या लिखूं? 0.50, मिलियन में लिख रहे हैं 0.50। तो इन दोनों का टोटल आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस, टोटल बी 18.5, 18.5, ये हो गया 20.3, इज राइट? 20.3। 20.3 आ गया। अभी पॉइंट नंबर सी लिखना है आपको, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमारे पास 4 एसेट है, बिल्डिंग है, देन ये रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस और एलिवेटर है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं। लैंड पे डेप्रीशिएशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यानी बिल्डिंग, उस पर प्रोवाइड करेंगे। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 100 मिलियन है और उसका स्क्रैप वैल्यू 25% है, यानी 25। दिख रहा है क्या आपको? तो 100 - 25, और इसकी लाइफ उन्होंने कही है 15 साल है, डिवाइड बाई 15 ईयर्स, डिवाइड बाई 15, तो ये कितना आ रहा है? 5 मिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन। उसके बाद लिखो एलिवेटर। एलिवेटर की कॉस्ट कितनी थी? आपके फर्स्ट वर्किंग में निकाला आपने, नोटबुक में निकाला हमने, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। एलिवेटर की कॉस्ट देखो, ये यहाँ पर है 14 मिलियन है, 14 मिलियन है।
तो उस पर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। हाँ, एलिवेटर विल बी डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। उसको तो सीधा सीधा 5% से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 5%। उन्होंने रेट ही दे रखा हुआ है, तो ये आएगा 0.70। 0.70 एलिवेटर पे 5% आपको अलाउड है। और उसके बाद एक लिखना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है उसकी कॉस्ट है 350 मिलियन। 350 मिलियन थी कि 35 मिलियन थी? 35। और उस पर सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है 15% दिया हुआ है। उसकी सैल्वेज वैल्यू 15% है, तो उसमें पहले 15% माइनस करो और फिर डिवाइड बाय 15 करो, फिर डिवाइड बाय 15 करो, 1.9833 कर दो, 1.9833, राइट। अभी जो फर्नीचर है ना, सिर्फ 2 फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, रूम्स वाले पे, हॉल और रेस्टोरेंट पे नहीं करना है। और जो फर्नीचर है उसमें हम पहले जो फर्नीचर परचेज किया था उसको हम बोलेंगे ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। उसकी लाइफ 10 साल थी। तो कितने आइटम लिख दिए हमने यहाँ पे? 3। एक चौथा लिखो ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड फर्नीचर यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है नॉर्मल एंड डिलक्स रूम। नॉर्मल एंड डिलक्स रूम, तो आप उसकी कॉस्ट बता सकते हैं कितनी थी? हमने फर्स्ट वर्किंग में बनाया था 9.04, और उसकी सैल्वेज वैल्यू यहाँ पर कुछ दी हुई है। Salvage value of the furniture at the end of the year will be 5% of their purchase price minus 5%, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे 10 ईयर से। इसको बाद में आपको पूरा चेंज करना है। जीरो 0.8588, वेट, दोनों सिर्फ 2 कॉलम में लिखना है, तो 10 साल बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। 0.8588, और फिर लिखना एक और पॉइंट, न्यू फर्नीचर। न्यू फर्नीचर कितने में हम परचेस करने वाले हैं? ये जो ओल्ड फर्नीचर था उस पर 15% ज़्यादा लगेगा, 9.04 और प्लस 15% 10.396, जो आपने स्टार्ट में भी कहीं पे लिखा था। और इसकी लाइफ कितनी होगी? होटल की ही लाइफ 10 साल है, सॉरी होटल की लाइफ 15 साल है, 10 तो हो गया कंप्लीट। उसकी लाइफ कितनी बचेगी? 5 ही बचेगी, 5 ईयर्स। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर एक गलती की है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि यहाँ पे 10 लिखा है। अरे जब होटल की बिल्डिंग ही नहीं रहेगी तो फर्नीचर भी नहीं रहेगा ना। हम 5 लेंगे, इंस्टीट्यूट ने 10 लिया, यहाँ पे उतना हमारा आंसर में डिफरेंस आएगा। तो हम 5 लेंगे क्योंकि उसकी लाइफ ही 5 साल और बची है बिल्डिंग की। बिल्डिंग बेचने के बाद या बिल्डिंग को स्क्रैप करने के बाद आप फर्नीचर का क्या करोगे ना, 5 लेंगे हम। कितना आया? 2.0792। यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो उसका बिल्कुल आधा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने 10 साल अज्यूम करके सॉल्व किया। तो एक वो मेरा डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे आप लिखो
टोटल सी का मतलब टोटल डेप्रीशिएशन। टोटल डेप्रीशिएशन निकालना बच्चों, ये 5 प्लस 0.7 प्लस 1.9833 प्लस 0.8588 एंड 0, तो ये टोटल डेप्रीशिएशन कितना आ गया? 8.5421। ओके, नेक्स्ट कॉलम उतना ही आएगा। लास्ट कॉलम थोड़ा ज़्यादा आएगा, 9.7625। पॉइंट नंबर डी लिखना, पीबीटी ए माइनस बी माइनस सी। ए क्या था? रेवेन्यू था, बी एनुअल एक्सपेंस था और सी डेप्रीशिएशन है। वापस आपको कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 96.12 माइनस 18.50 माइनस 8.5421, 10.0779। ओके, सेकेंड कॉलम में भी सेम आएगा। थर्ड कॉलम में डेप्रीशिएशन की वजह से और रेवेन्यू की वजह से डिफरेंस आ रहा है। $75.7631, ये हो गया पीबीटी। पॉइंट नंबर डी लिखना है आपको, टैक्स एट द रेट 25%। पहले 5 साल टैक्स नहीं है, कैश। ओके, यहाँ पे लिखना टैक्स हॉलिडे। अगर तुम्हारी एग्जाम में सपोज दिया रहेगा ये टैक्स हॉलिडे नहीं दिया रहेगा तो आप 1 से 10 को मर्ज कर सकते हैं। आप टैक्स हॉलिडे नहीं होता तो हम 1 से 10 को हम मर्ज कर सकते हैं, तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। फिर 1 से 10 और 11 से 15 लिखना, लेकिन टैक्स हॉलिडे की वजह से एक हमने 1 से 5 का कॉलम किया। यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा है? इस अमाउंट पे 25% लेना, 17 पॉइंट कुछ तो आ रहा है ना, 17.695। और यहाँ पे इसका 25% लेना पड़ेगा ना, पीबीटी का 25%। $75.7631 25%, 18.940 समथिंग, 0.9407 कर दो, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर एफ लिखना, पैट पहले कॉलम में सेम आएगा 69.0779, दूसरे कॉलम में माइनस कर दीजिए, माइनस करके बताना कितना आ रहा है। 51.8084 आ रहा है। हाँ, और लास्ट कॉलम में बताना कितना आ रहा है। लास्ट कॉलम में 56.8224 पैट हो गया। पॉइंट नंबर जी लिखना, CF80। इसमें आपको क्या करना है? पैट प्लस डेप्रीशिएशन, पैट प्लस डेप्रीशिएशन। तो ये मैं हाईलाइट करूंगा, उसको आप ऐड करना। ये आपका पैट हो गया और इधर आपने डेप्रीशिएशन लिखा था, याद है क्या? हाँ, तो ऐड कर दो जरा, पैट प्लस डेप्रीशिएशन 77.62। ओके, नेक्स्ट 60.05, लास्ट वाला भी कर दीजिए 66.
5849। ओके, ये हो गया आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। पॉइंट नंबर एच लिखना, पीवी फैक्टर एट द रेट 15%। पी फैक्टर एट द रेट 15%। अभी यहां पर क्या करेंगे, 1 से 5 का फैक्टर पहले निकालेंगे। 1 से 5, 1 से 5 कितना है? 3.3522। अब 6 से 10 निकालना है। 6 से 10 कैसे निकालेंगे? पहले 1 डिवाइड बाई 1.15 करो, 5 बार इक्वल टू प्रेस करो, अगले 5 बार इक्वल टू मेमोरी प्लस करना है। इक्वल टू मेमोरी प्लस, पहले 5 बार मेमोरी प्लस में नहीं डालना, अगले 5 बार मेमोरी रिकॉल। तो आपको 1.6666 दिख रहा होगा। एक बार वापस ऑल क्लियर कर दो, 1 डिवाइड बाई 1.15 करो, 10 बार इक्वल टू प्रेस करो, अगले 5 बार इक्वल टू मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल। 0.8285 आ रहा है या 86 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी आप लिखना प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जी इंटू एच को। ये क्वेश्चन अपने आप में 7-8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 77.62 इंटू 260.1978, मेमोरी प्लस में डाल दो। नेक्स्ट वन, $100.58, मेमोरी प्लस में डाल दो। लास्ट वाला ट्राई करो, 55.1722। तो टेबल क्लोज करो और उसके नीचे लिखो टोटल प्रेजेंट वैल्यू। इन तीनों को ऐड कर दो, तो अगले 15 साल के कैश फ्लो का ये है 415.950, ओके, मिलियन। हमारा सारा कैलकुलेशन मिलियन में चल रहा है। इसके अलावा आपको कुछ कैश फ्लो और मिलेंगे, इज इट राइट? एक तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी, पहले 3 साल ये जो आपने रेकरिंग एक्सपेंडिचर एनुअल एक्सपेंस इनकर किया है ना, पहले 3 साल का 10% गवर्नमेंट आपको देगी सब्सिडी, लेकिन कब? 5वें साल के एंड में। और उसके अलावा कुछ सैल्वेज वैल्यू जो हमें लास्ट में मिलेगा 15वें साल में, कुछ सैल्वेज वैल्यू हमें लास्ट में मिलेगा, उसको हमें कंसीडर करना है। फर्नीचर की सैल्वेज वैल्यू और बिल्डिंग एंड अप्लायंसेस की सैल्वेज वैल्यू जो है वो आपको लास्ट में मिलेगी, तो उसको कंसीडर करना है। थोड़ा सा काम और रह गया है, तो अभी आप लिखिए कि उसी के नीचे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, present value of government subsidy on annual revenue expenditure, on annual revenue expenditure for first 3 years, for first 3 years, comma, received at the end of year 5। इसका कैलकुलेशन होगा कि आप नंबर देखो जरा स्क्रीन पे, 18.50 दिख रहा है आपको, पहला दूसरा तीसरा साल 18.50 ही है, उसका 10%, 18.50 इंटू 10% इंटू 3 ईयर्स, पहले 3 साल का, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 5th ईयर के फैक्टर से।
तो फिफ्थ ईयर का फैक्टर होगा 1 डिवाइड बाई 1.15, 5 बार इक्वल टू 0.4972। फाइनल आंसर बताइए मिलियन में। 2.7593 मिलियन। फिर आप एक लाइन छोड़ के लिखना पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर रिसीव्ड इन ईयर 10। ये 10वें साल में जो आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा, कितने का बेचा था, कुछ याद है? ओल्ड फर्नीचर 5% ऑफ द परचेज प्राइस। 5% ऑफ हमारा इसका फर्नीचर का कॉस्ट कितना था? 9.04 था। 9.04 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10th ईयर के फैक्टर से। 10th ईयर का फैक्टर है 0.2472। तो ये कितना आया? $0.1117, ठीक है, मिलियन। और एक लिखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग आपको 15th ईयर में, आपको 15th ईयर लिखना। तो बिल्डिंग आप 25% ऑफ 100, याद है क्या? और उसका 15th ईयर का फैक्टर क्या है? 0.1229। 0.1229 15th ईयर का फैक्टर। मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 0.1229, 3.0725। और एक लास्ट लिखना पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है वो 15% ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस 15% ऑफ 35 मिलियन, इज इट राइट? और इंटू 0.1229, ये कितना आया? सिक्स फोर फाइव टू 0.6452 मिलियन। अब सब कुछ हो गया। इतने सारे आपके कैश इनफ्लो होंगे, इतने सारे आपके कैश इनफ्लो होंगे। अब मैं यहाँ पे एनपीवी लिखने वाला हूँ। अब एनपीवी जरा ध्यान से देखना, ये 415.950 दिख रहा है आपका, इसको लिख दो पहले। ये आपका इनफ्लो है 415.950। उसके बाद ये ऊपर 2.7593, कैलकुलेटर पे करते भी जाना। ये आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गया। उसके बाद ये 0.1117 मिलियन आया। उसके बाद ये 3.0725,
और उसके बाद ये 0.6492, ये आपका इनफ्लो हो गया, ये आपकी इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी यहाँ पे याद करो। आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ये 351.7847, 351.7847। ओ माय गॉड, तो फाइनली हम एनपीवी तक पहुंच गए। इज इट राइट? करके बताना। सेवन 70.754 मिलियन, करोड़ में बोलेंगे तो 7.0754 करोड़ बराबर। अब तुम जरा अपने ऑप्शन पे जाओ, सेकेंड क्वेश्चन में देखना कि 7.0754 किधर है। फर्स्ट वाला जो आंसर है वही सबसे क्लोजेस्ट है। थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का कहीं ना कहीं चक्कर आया होगा इसमें। इज इट राइट? बट फिर भी वो आंसर क्लोज है, तो हम ऑप्शन ए को टिक कर दीजिए। वहां पे ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था? एग्जाम में ये सब आपको वर्किंग करनी पड़ेगी ना, तो आंसर होगा नहीं। पेबैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था जो भी अभी आपने निकाला ना, ये 348.874, 348, और आपको इसको रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा? तो लिखेंगे, अपनी नोटबुक में लिखना पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड लिखा क्या? ईयर। अब इन्होंने सिर्फ पेबैक पूछा, डिस्काउंटेड पेबैक नहीं पूछा है। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 1, फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना होगा? फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना होगा जो अभी आपने 1-5 में निकाला था ना? कैश फ्लो 1-5 में निकाला था, ये वाला अमाउंट देखो, ये, अरे कहाँ गया, ये 77.62। ये फर्स्ट ईयर, पहले 5 साल का ये कैश फ्लो है, पहले 5 साल का ये कैश फ्लो है। उसके अलावा फिफ्थ ईयर में आपको एक सब्सिडी भी मिलेगी। फिफ्थ ईयर में आपको एक सब्सिडी का भी कैश फ्लो आएगा, उसको भी मैं ऐड करूंगा, लेकिन वो फिफ्थ ईयर में ऐड करूंगा। ठीक है, आप लिख रहे हैं, पेबैक लिख रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपने कितना बोला? 77.62। हाँ, इसका क्यूमुलेटिव हो गया 77.62। सेकेंड ईयर में भी 77.62 होगा, उसका क्यूमुलेटिव हो जाएगा 155.24। थर्ड ईयर में भी 77.62 होगा, 232.86। और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था याद है क्या आपको? एक बार वो इन्वेस्टमेंट का फिगर मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, 348.874। तो जब तक आप इसको क्रॉस नहीं करते लिखते जाना है। फोर्थ ईयर में 77.62 ऐड करना। हाँ जी, ओके। फिफ्थ ईयर में रुकना, 77.62 है, और वो जो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी आपको, याद है क्या कितनी मिलेगी? गवर्नमेंट सब्सिडी वो 185 इंटू 10% इंटू 3 ईयर्स,
का टोटल कितना हो गया? 185 इंटू 10%, उसको 83 पॉइंट, फिर से करो, एक 185 लो, 185 था क्या वो? 18.5 था, 18.5 कर दो, 18.5 इंटू 10% टू 3 years, 5.55 आ रहा है, प्लस 77.62 कर दो, 83.17 आ रहा है। इसको भी ऐड करो, इसको ऐड करो, 393.65। अब इसको क्रॉस कर गए हम, अब आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका पेबैक पीरियड होगा 4 year प्लस 348.874 माइनस 310.48 डिवाइड बाई 83.17। जरा इसको करके देखिए कितना आ रहा है। फोर 4.46 आ रहा है। अरे वाह, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर डी, ऑप्शन डी है ना, एग्जैक्टली मैच करवा दिया आपको, 4.46 ईयर्स मैच करवा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एनुअल एस्टिमेटेड रिकरिंग अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द फर्स्ट 3 year। पहले, दूसरे और तीसरे साल आपका प्रॉफिट क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑलरेडी ये कैलकुलेट हो चुका है, सिर्फ उसमें एक एडजस्टमेंट करनी है। देखना, ये अभी आपने यहाँ पे प्रॉफिट का वर्किंग किया था, ऊपर 1-5 है, तो पहले 3 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आप देखो 69.0779 है, लेकिन आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी मिलेगी, वो हमने इस कैलकुलेशन में नहीं दिखाया है, हमने बाद में अलग से दिखाया था। तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी जो आपको हर साल मिल रही है उसको भी मैं ऐड कर दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे आंसर ऑफ ये 4th क्वेश्चन जो है ना, पहले तो मैंने पैट निकाला था, पैट कितना था 69.10.0779 था, और इसमें मैं जो हमें गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी ऑन एनुअल एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट सब्सिडी मुझे मिल रही है 18.5 था या 1.85 था, 18.5 का 10%, 1.85 का टोटल कर लेना, टोटल करेंगे कितना आएगा 70.9279। जरा देखना इसके आसपास कोई नंबर है क्या उस ऑप्शन में। ये मिलियन है, इसका इक्विवेलेंट करोड़ होगा 7.097 करोड़। ये आपको एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। और आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है? आईआरआर, उसको होमवर्क में करना, कर लेंगे होमवर्क में आईआरआर, इसमें टाइम लगेगा बहुत सारा, ये आईआरआर आप होमवर्क में करना, नहीं आए तो मेरे को पूछना, लेकिन अगर आप ठीक से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अभी एक आखिरी केस स्टडी बची है, केस स्टडी नंबर 3। ये केस स्टडी कब की है देखो जरा, सितंबर 2024 एग्जाम,
ओ माय गॉड, एग्जाम में भी आते हैं ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन। 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, 5 इंटू 2, 5 MCQ, 10 मार्क मिलेंगे। RS Limited is manufacturing and selling soft drink in India. Production process involves one important process which increases the shelf life of the soft drink. Presently, the machine used for this purpose is an old one in which wastage due to breakage of glass bottle is considerably high, and due to its limited capacity, the company is not in a position to increase its production. The production manager has approached the CEO of RS Limited for purchasing an automatic machine which will drastically reduce the wastage due to breakage. तो ये भी रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, नई मशीन से वेस्टेज कम हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ऑटोमेटेड मशीन विल सपोर्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। द प्रोडक्शन मैनेजर इज कॉन्फिडेंट दैट एक्विजिशन ऑफ द ऑटोमेटिक मशीन will be beneficial for the company. Other information is as under. With the introduction of automated machine, additional sale and related cost over next 5 year will be as follows. इससे आपका सेल तो बढ़ेगा ही, एडिशनल सेल, लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट, एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट भी लगेगा। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑटोमेटेड मशीन इज 5 लाख रुपीज। Residual value at the end of 5th year is 50,000. Depreciation, straight line method. Depreciation is not included in the cost above. The production manager has estimated the cost saving before tax due to reduction in breakages. ये आपका हो गया कॉस्ट सेविंग हर साल का, ये आपका बेनिफिट भी आ गया इसमें। उसके अलावा द मशीन विच इज बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट हैज 0 WDV एंड इफ सोल्ड वुड फेच एन अमाउंट ऑफ 10,000 ओनली। तो ये ओल्ड की रेसिडुअल वैल्यू है और उसकी WDV ऑलरेडी 0 है, तो उस पर आपको और एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, टैक्स रेट इज 30%, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। दिख रहा है क्या? तो जो ओल्ड मशीन को आप 10,000 में बेचोगे तो 10,000 पूरे आपको मिलेंगे, उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, और ये आपको 10% के फैक्टर्स दिए हुए हैं। 5 MCQs हैं। व्हाट इज द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 1, 2, 3? व्हाट इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स फॉर 1, 2, 3? उसके बाद व्हाट इज NPV? तो NPV तो हमें निकालना ही है फिर भी, इज इट राइट? And what is discounted payback period? And what is the profit before tax for year 2, year 3, year 4? 1, 2, 3 नहीं पूछ रहा है, 2, 3, 4 पूछ रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, CFAT निकाल लेता हूँ पहले 5 साल का, उससे आपके बहुत सारे आंसर उसमें ही कवर हो जाएंगे। लिखिए नोटबुक में, कैलकुलेशन ऑफ CFAT and present value of CFAT. Year 1, year 2, 3, 4, 5। ये क्वेश्चन सितंबर 24 एग्जाम में आ चुका है। फर्स्ट पॉइंट नंबर ए लिखना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखना क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है आपको, 30, 30, 35, 35 दिख रहा है क्या? फिर पॉइंट नंबर बी लिखना, एडिशनल सेल्स यूनिट। एडिशनल ये ऑलरेडी एडिशनल लिखा हुआ है, मतलब इंक्रीमेंटल है, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। 20,000, 25,000, 30,000, 32,000। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में अपने आप में एक 8 मार्क के लिए आ सकता है, उस समय MCQ हटा देंगे,
28,000। पॉइंट नंबर सी लिखना एडिशनल सेल्स। सेल्स विल बी ए इंटू बी। जरा कैलकुलेटर उठाएंगे। 6 लाख आ रहा है, 7,50,000 आ रहा है, बहुत अच्छे। 10,50,000 आ रहा है, और भी अच्छे हैं। 11,20,000 आ रहा है, और ये लास्ट वाला ट्राई करो, 9,80,000। बहुत ही सही जवाब। पॉइंट नंबर डी लिखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एमसीक्यू के लिए बहुत लेंदी क्वेश्चन है ये। 20, 20, 20, 22, 22। पॉइंट नंबर ई में लिखना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बी इंटू डी। बी इंटू डी कितना आ रहा है? बी इंटू डी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7,04,000, 6,16,000। पॉइंट नंबर एफ लिखना, एडिशनल कैश फिक्स्ड कॉस्ट। लास्ट कॉलम में देखना, टेबल की लास्ट कॉलम में आपको 25,000 दिख रहा है। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है ना, वही है। 30,000, 30,000, 35,000, और ये फिर से 35,000। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, 5 लाख रुपीस कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, डिवाइड बाई 5 ईयर्स, डेप्रीशिएशन 90,000 आ गया। एक चीज और लिखनी है, टेबल देखो, एक छोटा सा टेबल है क्वेश्चन के लास्ट में, सेविंग इन कॉस्ट ड्यू टू रिडक्शन इन ब्रेकेजेस, दिख रहा है क्या? आप ऐड सेविंग इन कॉस्ट। सेविंग इन कॉस्ट उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है। 50, ये आपका इनकम बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। 15, 15, 20,000, 20,000 और 20,000। पॉइंट नंबर आई लिखना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये कैसे निकालेंगे जरा देखो। पॉइंट नंबर सी है सेल्स माइनस ई वेरिएबल कॉस्ट माइनस एफ फिक्स्ड कॉस्ट माइनस जी डेप्रीशिएशन प्लस एच सेविंग इन कॉस्ट। ठीक से करके बताना कितना आ रहा है। छः लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख आ रहा है। ओके, सेकेंड कॉलम ट्राई करो। सेकेंड कॉलम ट्राई करेंगे। $1,45,000। ओके, थर्ड कॉलम ट्राई करेंगे। $3,50,000। फोर्थ ईयर ट्राई करेंगे। फोर्थ ईयर ट्राई करेंगे।
ये क्वेश्चन है सितंबर 24 एग्जाम का। 3,11,000 लास्ट ईयर का ट्राई करो, लास्ट ईयर का ट्राई करेंगे। टू लैख 59,000 ये हो गया पीबीटी। अब आप इसको काम करो, पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये होगा पीबीटी, और उसमें टैक्स रेट कितना है, इनमें टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 30% है क्या? हाँ 30%, तो पीबीटी माइनस 30% कर दो। ऊपर 1 लाख माइनस 30% करेंगे 70,000 आ गया। 1,45,000 माइनस 30% करेंगे 1,01,500। नेक्स्ट कॉलम 2,45,000। नेक्स्ट कॉलम 2,17,700, 2,17,700। ओके, नेक्स्ट कॉलम 181,300। फिर लिखना CF80 कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, पैट प्लस डेप्रीशिएशन। पर डेप्रीशिएशन है उसको ऐड कर दो, सिर्फ 90,000 ऐड करते जाओ, 70,000 प्लस 90,000 1,60,000। फिर 90,000 ऐड करो 191,500। फिर 90,000 ऐड करो 3,35,000। फिर 90,000 ऐड करो 3,07,700। फिर से 90,000 ऐड करो 271,300। पॉइंट नंबर एल लिखना, पीवी ऑफ CF80 कैसे करेंगे। देखो फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ ये 1,60,000 है, इसको क्वेश्चन में जो 1 ईयर का फैक्टर उससे मल्टीप्लाई कर दो। 1,60,000 इंटू 0.909 इक्वल टू मेमोरी प्लस, तो आपका 145,440 आ गया। सेकेंड ईयर का फैक्टर है 0.826, 0.826 इंटू 191,500 इक्वल टू मेमोरी प्लस, तो ये आपको देगा 158,179। थर्ड ईयर का 3,35,000 है, थर्ड ईयर का फैक्टर बुक से मल्टीप्लाई कर दो 0.751 इक्वल टू मेमोरी प्लस 251,585। फोर्थ ईयर का 30,7700 इंटू 0.683 इक्वल टू मेमोरी प्लस, ये आ रहा है 2,10,159, राउंड ऑफ कर दो। और एक लास्ट ईयर का है 271,300 इंटू फिफ्थ ईयर का फैक्टर है 0.621, 0.621 इक्वल टू मेमोरी प्लस 168,477। मेमोरी रिकॉल करना, तो पीवी ऑफ CF80 मेमोरी रिकॉल किया 933,840 आ रहा है क्या? ठीक है, अब हम एक NPV भी निकाल लेते हैं। लिखना नेक्स्ट स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ NPV, कैलकुलेशन ऑफ NPV। ईयर, पर्टिकुलर्स, रुपीस। ईयर 0 में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 5 लाख है, और ईयर 0 में ना आप ओल्ड एसेट बेचोगे, सेल ऑफ ओल्ड एसेट कितने में, 10,000 में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 1 से 5 लिखना आपको पीवी ऑफ CF80, जो अभी अभी ऊपर में आपने कैलकुलेट किया 933,840, और फिफ्थ ईयर में लिखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू,
ऑफ न्यू मशीन। तो न्यू मशीन आप 50,000 में सेल करेंगे और 5th ईयर का फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.621 से मल्टीप्लाई करना 31050। तो अभी आप इसको टोटल कर लीजिए, आपका एनपीवी आ जाएगा। ना आया एनपीवी, $474,890। ठीक है, अब मैं पहले आपके ना एमसीक्यूज की ओर चलता हूं, देखता हूं कितने एमसीक्यू हम कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था CFAT ऑफ ईयर 1 2 3। CFAT ऑफ ईयर 1, अभी आपने जो फर्स्ट वर्किंग नोट बनाई है उसमें देखो फर्स्ट ईयर का CFAT कितना था 160, सेकेंड ईयर का 191,500, थर्ड ईयर का कौन सा ऑप्शन टिक करना है, ऑप्शन सी टिक कर देंगे, मैच हो रहा है हमारे टेबल से। सेकेंड क्वेश्चन था डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स फॉर 1 2 3। तो आपने जो पीवी ऑफ CFAT लिखा है ना लास्ट लाइन टेबल की, फर्स्ट ईयर में कितना था 145,440 था, सेकेंड ईयर का 158,179 था, थर्ड ईयर का 251,585। क्या ये पॉइंट नंबर डी मैच हो रहा है उसके साथ, डी को टिक कर देंगे। थर्ड ईयर में था व्हाट इज द एनपीवी ऑफ द प्रपोजल, अभी अभी एनपीवी निकाला आपने कितना 474,890 आया ना, ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, लिखिए नोटबुक में कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ईयर। हमने ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, आपको याद है क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हमने ऑलरेडी ईयर 1 2 3 4 5 का निकाल लिया है। अब आपको सिर्फ एक क्यूमुलेटिव निकालना है, क्यूमुलेटिव निकालना है आपको। आप लिखिए यहाँ पे 1, फर्स्ट ईयर का पीवी ऑफ कैश फ्लो कितना था आपका, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4,90,000 है, याद रखना 5 लाख में से 10,000 आपने रिकवर कर लिया ओल्ड एसेट बेच के। जब तक 490 क्रॉस नहीं करता तब तक लिखते रहना है। फर्स्ट ईयर का CFAT कितना था 145,440, 145,440। सेकेंड ईयर का कितना था, हाँ क्यूमुलेटिव बताना, $303,619 भी जाना पड़ेगा। थर्ड ईयर का CFAT का पीवी बताना 251,585, ऐसा कुछ था क्या 51,585, रिलेटिव करना जरा, ट्रिपल 5,204, रुक जाओ जरूरत नहीं इसके आगे जाने की क्योंकि मुझे 490 रिकवर करना है। तो आप लिखना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इक्वल टू 2 साल तो लगेंगे ही, हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 4,90,000 का है, उसमें से 3,03,619 रिकवर हो चुका है और थर्ड ईयर में 251,585 है। तो 2 पॉइंट सम आएगा आंसर 2.7 2.74। बस यहाँ पे इतना ही लिखना है क्योंकि आपका ऑप्शन भी 2.74 है यहाँ पे। तो 2.74 को टिक कर दो। और आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर ईयर 2 3 4।
ये टेबल पे आना, स्क्रीन पे देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉइंट नंबर आई 234 में आपने पूछा 1,45,000, 3,50,000 और 3,11,000। ढूंढते हैं कहीं पे है क्या। ऑप्शन बी 1,45, 3,50, 3,11। तो कितने सारे क्वेश्चन उन्होंने एक ही में पूछ डाले हैं। एग्ज़ाम में आपको बहुत ही एफर्ट लेना है तो जाकर ये चैप्टर आप कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। आज वापस रिवाइज करना है, तीनों केस सिनारियो को भी रिवाइज करना है ताकि आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकें। बहुत सारे बच्चे एफएम एसएम में बहुत कम मार्क्स ला रहे हैं आजकल, क्योंकि प्रैक्टिस कम पड़ रही है। एसएम एक तो थियरी है तो लिखने का झंझट रहता है, और एफएम में इतने सारे चैप्टर्स और इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि ध्यान में रखना मुश्किल है। उसका एक ही तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।